मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह 1857 की क्रांति के स्वरूप पर आधारित है। इसके पहले के वीडियो में हम संपूर्ण 1857 की क्रांति का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने क्रांति के कारणों के बारे में जाना, क्रांति में क्या घटनाएं घटित हुई, क्या परिणाम हुए, क्या उसके महत्व हुए, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इस क्रांति का क्या स्वरूप था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक संग्राम का इतिहास है। यह ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों द्वारा संचालित एक संगठित आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भारतीय छात्रों के लिए अगर हम देखें तो इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसका अध्ययन उन्हें राष्ट्रीय एकता तथा स्वतंत्रता के महत्व का पूरी तरह से बोध कराता है। यह उन्हें राष्ट्र के लिए त्याग की शिक्षा देता है। यह उनमें देशभक्ति तथा देश प्रेम की भावना भरता है तथा देशद्रोह से दूर रहने का पथ दिखाता है एवं पूर्वजों की वीर गाथा से उनकी रगों में आजादी की भावना का संचार भी करता है। हम अगर बात करें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, भारतीय स्वतंत्रता का यह प्रथम संग्राम था। सन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों द्वारा पहली बार संगठित एवं हथियारबंद लड़ाई हुई। इसे राज्य क्रांति कहना उचित होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का यह पहला संगठित संघर्ष था। निसंदेह इस विप्लव में राष्ट्रवाद के तत्वों का अभाव था। जैसा कि डॉक्टर रघुवंशी जी ने कहा है, इस विप्लव के नेताओं में उद्देश्यों की समानता न होने के कारण वे पूर्ण रूप से संगठित नहीं हो सके थे। यद्यपि यह विप्लव असफल रहा, फिर भी इसने प्राचीन और सामंतवादी परंपराओं को तोड़ने में पर्याप्त सहायता पहुंचाई तथा इसके बाद ही भारत आधुनिक युग में प्रवेश कर सका। क्रांति के अगर हम स्वरूप को देखें तो 1857 की क्रांति के विषय में यूरोपियन तथा भारतीय विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। एक ओर यूरोपीय विद्वान इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी की संज्ञा देकर तथा एक आकस्मिक घटना बताकर के उसको टाल देते हैं। दूसरी ओर भारतीय विद्वान इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। यद्यपि क्रांति के स्वरूप पर अंग्रेज विद्वानों में मतैक्य नहीं है, फिर भी वे इस बात पर एकमत हैं कि क्रांति एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी, ना तो उसे जनता का समर्थन प्राप्त था। सर लॉरेंस ने कहा है कि क्रांति का जो उद्गम है वह स्थल सेना थी। इसका तत्कालिक कारण कारतूस वाली घटना थी। किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से इसका कहीं कोई संबंध नहीं था। यद्यपि बाद में कुछ असंतुष्ट व्यक्तियों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इससे लाभ उठाया। दूसरे अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन सोले ने कहा है कि सन 1857 का गदर केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। यह पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय स्वार्थी विद्रोह था, जिसका ना कोई देशीय नेता था और ना जिसको संपूर्ण जनता का समर्थन ही प्राप्त था। इससे भिन्न मत प्रकट करते हुए दूसरे अंग्रेज विद्वान सर जेम्स आउट्रम ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिमों के षड्यंत्र के रूप में बताया है। विद्वान सर जेम्स आउट्रम ने कहा है कि यह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिमों का षड्यंत्र ही था। मुस्लिमों का उद्देश्य बहादुर शाह के नेतृत्व में पुनः मुसलमानी साम्राज्य स्थापित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने षड्यंत्र रचा एवं हिंदुओं को ही अपना हथकंडा बनाया। निसंदेह आंदोलन को बहादुर शाह का नेतृत्व प्राप्त हुआ, लेकिन इसका उद्देश्य यह कभी नहीं था कि मुगल साम्राज्य को फिर से मिलाया जाए। इस आंदोलन में हिंदुओं और मुस्लिमों ने अगर देखा जाए तो समान रूप से भाग लिया था। इसे कारतूस की घटना का परिणाम कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।
ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्टसन का भी यही मत है कि यह एक सैनिक विद्रोह मात्र नहीं था। लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा है कि ऐसा व्यापक और शक्तिशाली आंदोलन चर्बी वाले कारतूस की घटना का परिणाम नहीं हो सकता। विद्रोह की पृष्ठभूमि में कुछ अधिक बातें थी जो अपेक्षाकृत स्पष्ट कारणों से अवश्य ही अधिक महत्वपूर्ण थी। भारतीय विद्वानों ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजी विद्वानों के विचारों का विरोध भी किया है। उनका मत है कि 1857 ईस्वी का गदर एक राष्ट्रीय क्रांति थी जिसकी तुलना हम विश्व की महान क्रांतियों जैसे अमेरिकी, फ्रांसीसी तथा रूसी क्रांतियों से भी कर सकते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह एक सैनिक विद्रोह से बहुत कुछ अधिक था। यह जोरों से फैला और एक जनप्रिय आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम का रूप लेकर के आगे बढ़ा। लाला लाजपत राय का भी यही कहना था कि भारतीय राष्ट्रवाद ने इस आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जिसके चलते इसने राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लिया। आधुनिक भारतीय इतिहासकार वीर सावरकर तथा अशोक मेहता ने इस विप्लव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहकर ही पुकारा है। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार श्री वृंदावन लाल वर्मा का भी यही कथन है कि यह विद्रोह नहीं, जन क्रांति थी जो कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक व्याप्त हो गई और जिसमें जनता, सेना और राजाओं ने अपनी शक्ति भर के भाग लिया था। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी बताया था कि विद्रोह ना तो इसकी पृष्ठभूमि में किन्हीं उल्लेखनीय व्यक्तियों का हाथ था, अपितु यह समस्त जनता में सदियों से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था। इस प्रकार भारतीय विद्वान 1857 ईस्वी के विप्लव को एक साधारण सैनिक गदर मानने से इनकार करते हैं। वस्तुतः इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संग्राम कहना अधिक युक्ति संगत एवं उचित होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविक शुरुआत वस्तुतः 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, लेकिन उसके कई वर्षों से ही भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पहले से हो चुकी थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हुई। 16वीं शताब्दी में भारत अपने गौरव के शिखर पर पहुंच चुका था। उसके अतुल धन की चर्चा दूर दूर के देशों में होने लगी, अतः यूरोप वासियों ने अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाना भारत से शुरू कर दिए। शुरू में थल मार्ग और बाद में जल मार्ग से व्यापार होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश व्यापारी भी अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारियों की भांति भारत से व्यापार करने लग गए। कई साहसी ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से इस कंपनी ने भारत से व्यापार करने का आज्ञा पत्र तथा सशस्त्र नाविक सेना संगठित करके उसकी भी स्थापना कर ली थी। कंपनी के शासन व्यवस्था के लिए एक प्रबंध समिति की स्थापना हुई। बाद में कंपनी एक संयुक्त साझेदारी का निगम बन गई और उसके प्रबंध के लिए स्वामियों की समिति और संचालकों की समिति को संगठित किया गया। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करना था। उसने लगभग एक शताब्दी तक शांतिपूर्ण व्यापार के तरीके को अपनाए रखा। उसने भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री तट के विभिन्न स्थानों पर कई केंद्रों की स्थापना भी की थी। कंपनी ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो को राजदूत के रूप में भेजा और व्यापारिक केंद्रों, जिन्हें फैक्ट्री कहते थे, उनकी स्थापना की अनुमति भी ले ली। सूरत, मछलीपट्टनम, मद्रास, बंबई तथा कलकत्ता में फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई और ये व्यापारिक केंद्र बाद में बड़े बड़े बंदरगाह तथा राजनीतिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। कंपनी बहुत दिनों तक शांतिपूर्ण व्यापार की नीति का अनुसरण नहीं कर सकी।
उसने राजनीतिक झगड़ों में भाग लेना शुरू किया और वह एक व्यापारिक संस्था न रह करके राजनीतिक संस्था बन गई। कंपनी द्वारा नीति परिवर्तन के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण था तत्कालीन भारत की अव्यवस्थित अराजकतापूर्ण स्थिति। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को नियंत्रित तथा एकबंध नहीं रख सके। आंतरिक शासन छिन्न पड़ गया था। देश के विभिन्न भागों में फैले शासक, नवाब, सामंत तथा राजा अपनी अपनी पृथक सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे। देश टुकड़े टुकड़े में बंट चुका था। कूपलैंड के शब्दों में अगर हम देखें तो हर जगह स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति, जाति तथा वंश के सरदार, महत्वाकांक्षी व्यक्ति और भाग्यशाली सिपाही भूमि तथा शक्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। कानूनी अनुशक्ति का नामो निशान भी नहीं था। हर जगह एक तरह से कहा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली धारणा चल रही थी। परिणामतः कंपनी के लिए सुरक्षा के हेतु मुगल सम्राट पर निर्भर करना असंभव हो गया। उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ा। अतः उसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया तथा वह अनावश्यक राजनीतिक विवादों में भी भाग लेने लगी। कंपनी द्वारा राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने का दूसरा कारण अगर हम देखें तो वह यह था कि उसे कुछ अन्य ब्रिटिश कंपनियों की पारस्परिक स्पर्धा को दूर करने के लिए उन्हें 1708 में मिलाकर एक संयुक्त कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुख्यतः फ्रांस, डच तथा पुर्तगाल की कंपनियों से राजनीतिक सत्ता को अपनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। डच तथा पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी के विरोध के कारण उसका पहले से ही ह्रास हो चुका था। प्रभुत्व जमाने के लिए वास्तविक संघर्ष फ्रांसीसियों तथा ब्रिटिश कंपनियों के बीच में हुआ था, लेकिन क्लाइव की सैनिक सूझबूझ के कारण फ्रांसीसी कंपनी को मुंह की खानी पड़ी और 1760 में वॉन्डिवर्स की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ा। अंत में पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांस को पांडिचेरी तथा कुछ अन्य बस्तियों में संतोष करना पड़ा और वे सदैव के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र से हट गए थे। 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। 1764 ईस्वी में कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी के अधिकार मिले थे। कंपनी के सभी प्रकार के करों की वसूली और नागरिक प्रशासन के अधिकार भी प्राप्त हुए और इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। 1765 ईस्वी से कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। कंपनी का शासन एक संचालक बोर्ड की देखरेख में होता था तथा ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। फलतः कंपनी के कर्मचारियों ने बिना किसी रुकावट के राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया। शासन में अंधेरगर्दी, लुटेरापन, अत्याचार और बेईमानी की अगर हम देखें तो धूम मच गई थी। कंपनी के कर्मचारी छटकर बेईमानी, लूट, रिश्वतखोरी, दमन और शोषण में लग गए। कंपनी के शासन की बिगड़ती दशा से इंग्लैंड को भारी क्षोभ हुआ। भारतीय उपनिवेश का शासन एक निजी कंपनी के हाथ में छोड़ा जाना अनुचित समझा जाने लगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन कार्य को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। शासन की जिम्मेवारी बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के परिषद को सौंप दिया गया। न्यायिक मामलों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। नई व्यवस्था के अनुसार कंपनी का शासन ब्रिटिश मंत्रिमंडल की देखरेख में होने लगा।
यह अधिनियम कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में अगर हम देखें तो पहला महत्वपूर्ण कदम था। ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में धीरे धीरे कई बार कदम उठाया। 1781 ईस्वी में संशोधन अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। 1784 में पिट का भारतीय अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास हुआ, जिसके द्वारा जो महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसे अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके बाद भी 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में चार्टर अधिनियमों को भी पारित किया गया और कंपनी के अधिकार तथा शासन पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। इनके द्वारा कंपनी को अधिक नियंत्रित किया गया तथा भारतीय शासन में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप को काफी बढ़ा दिया गया। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टिकोण से कंपनी के शासन में काफी परिवर्तन लाया गया। दूसरी ओर राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कंपनी के अधिकार क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ। 1773 से 1856 ईस्वी तक की अवधि में कंपनी ने देशी रियासतों को कई छोटी बड़ी लड़ाइयां जो थी वह लड़ी और उन्हें परास्त करके विस्तृत भूभाग को अपने अधिकार में ले लिया। 18वीं सदी के मध्य तक कंपनी के हाथ में भारत का बड़ा भूभाग आ चुका था तथा अधिकांश देशी राजे संधियों द्वारा उनके चंगुल में फंस चुके थे। इतने बड़े भूभाग का शासन कंपनी के हाथ में छोड़ देना उचित नहीं था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की आड़ में अपना शासन शुरू किया था, लेकिन इस मौके की ताक में था कि अनुकूल अवसर मिलते ही वह शासन को अपने हाथ में पूरी तरह से ले लेगी। सन 1857 की सशस्त्र क्रांति ने उसे यह अवसर भी प्रदान कर दिया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर उसके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन भी होने लगा। समय समय पर संसद ने इस हेतु अनेक अधिनियम भी पास किए थे और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उन्हें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी की जंजीर से मुक्ति मिली। आजादी को प्राप्त करने के लिए भारतीयों को लगभग 1 शताब्दी तक भीषण संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष की कहानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस क्रांति के पूरे स्वरूप के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।